हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में थर्मल ब्रेडर रिएक्टर के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टर कंट्रोल्स के बारे में एंड सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मल ब्रीडर रिएक्टर के लिए। ना स्टूडेंट्स, हम थर्मल ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बताया था कि हम उसमें सोडियम का इस्तेमाल करते हैं एज अ कूलेंट की तरह। कूलेंट या फिर मॉडरेटर की तरह हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज अ मॉडरेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। बट कुल मिला के ये है कि थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में या फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में दोनों की वर्किंग सेम रहती है, क्योंकि हम सोडियम को एज अ मेटल की तरह यूटिलाइज करते हैं और कूलेंट की तरह या फिर मॉडरेटर की तरह हम यूटिलाइज करते हैं कुल मिला के बस। अब उसमें क्या होता था, आपने जो देखा था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, कि हम वहाँ पर यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देते थे, है ना। और फर्दर एज विद इन 30 ईयर्स के बाद क्या कर सकते थे, हम यूरेनियम 238 का जो ब्लैंकेट था उसे ही फ्यूल रॉड्स की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। अब मैंने आपको दो रिएक्शंस बताई थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था, एक तो यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करना बताया था, जिसको हम प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं, और एक थोरियम का बताया था मैंने, जो कि आपका थोरियम होता है, अगर आप उसको थोरियम को कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम 233 में। अगर आप थोरियम का इस्तेमाल करते हैं एज अ ब्लैंकेट यूरेनियम 238 की जगह, तो देन वो ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है आपका थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, आप कहोगे भाई आप तो यूरेनियम 238 से ही इस्तेमाल कर रहे थे, प्लूटोनियम बना रहे थे, तो आप थोरियम थोरियम लगा रहे थे, तो दोनों में फ़र्क क्या है? नाम एक ही रहने देते आप, ब्रीडर रिएक्टर, क्योंकि दोनों ही ब्रीड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आपके न्यूक्लियर फ्यूल्स बना रहे हैं दोनों। ब्रीडर का मतलब होता है कोई भी प्रोड्यूस करना, कुछ भी मतलब कोई भी मटेरियल को प्रोड्यूस करना, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रीडर रिएक्टर्स। अब हम बात कर लेते हैं थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में इस फर्स्ट पॉइंट के बारे में। क्या होता है कि यूरेनियम 233 जो रहता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्यूल रहता है एज़ कम्पेयर टू द यूरेनियम और प्लूटोनियम में। ये कम से कम 2.31 थर्मल न्यूट्रॉन्स एमिट करता है एज कम्पेयर टू द यूरेनियम 235 के मुकाबले, जो कि आपके 2.12 न्यूट्रॉन्स एमिट करता है पर फ्यूजन, और आपका प्लूटोनियम 1.94 न्यूट्रॉन्स एमिट करता है पर फ्यूजन। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये क्या है, ब्रीडिंग का एक एग्जाम्पल है। दिस गिव्स एन एम्पल मार्जिन फॉर ब्रीडिंग। दोनों में मार्जिन का डिफरेंस है, बट सबसे ज़्यादा अगर फ्यूजन रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स अगर एमिट कर रहा है तो यूरेनियम 233 करता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, दस ब्रीडिंग ऑफ थोरियम 232 टू U233 इज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भाई ये ज़्यादा न्यूट्रॉन इमिट कर रहा है, तो इसका मतलब हमें कम फ्यूल यूटिलाइज करना पड़ेगा, और कम फ्यूल में ही आपका क्या होगा, मैक्सिमम काम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो ये लिखा हुआ है कि इंडिया की निगाहें भी कम से कम थोरियम 232 की तरफ है, क्योंकि इंडिया के पास यहाँ पर कम से कम थोरियम 232 इतने टन्स में, कम से कम 5 लाख टन्स में अवेलेबल है। इतना अवेलेबल यूरेनियम सोर्सेस है। अगर ये थोरियम 232 इंडिया यूटिलाइज कर लेता है, तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। बट यूज़ क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आगे आपको। नाउ स्टूडेंट्स, क्या होता है कि यहाँ पर जो थोरियम 232 है, हम उसको यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसी चीज़ को हम थर्मल ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूरेनियम 233 होता है। अब यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ। 90 थोरियम 90 न्यूक्लियर नंबर उसका एटॉमिक नंबर रहता है, और 232 आपका एटॉमिक मास रहता है। जब आप एटॉमिक मास में एक न्यूट्रॉन और ऐड करते हैं, तो ये न्यूट्रॉन ऐड होने के बाद गामा रेज एमिट करता है। देन उसका एटॉमिक मास सेम रहता है, बट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये कंज्यूम करता जाता है, और विद इन 30 ईयर्स, आफ्टर 30 to 35 ईयर्स तक ये कम से कम आपका यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर वाली सेकेंड रिएक्शन जो है, इस दौरान ये बीटा रेज भी इमिट करता है। उसके बाद लास्ट में ये थोड़ी यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फर्दर एज अ फ्यूल यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आखिर इंडिया के पास अगर कम से कम 5 लाख टन के हिसाब से अगर उनके पास तो अपने पास तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम थोरियम 232 को, तो हम इसका इस्तेमाल करके ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज बना सकते हैं। बट एक्चुअली में क्या है कि ये अभी कमर्शलाइज्ड नहीं हुआ है। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर अभी भी डेवलपमेंट में है, अभी भी प्रोसेस में है, इसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि इसके आपका जो यूरेनियम 238 होता है,
जो ब्लैंकेट होता है वो प्लूटोनियम इमिट करता है और 1.96 न्यूट्रॉन इमिट करता है। और आपका यूरेनियम 233 कितने इलेक्ट्रॉन इमिट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है वो 2.15 आपका यूरेनियम 233 करता है। तो यूरेनियम 233 सबसे ज़्यादा इमिट कर रहा है मैक्सिमम, मतलब 0.15 टाइम्स आपका ज़्यादा कर रहा है ना, मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, हमें मटेरियल्स ऐसे चाहिए जो कि स्टैंड कर सकें इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर। सो उसके लिए क्या कर रहा है, अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है, इसलिए इस तरह के ब्रीडर रिएक्टर्स को अभी कॉमर्शलाइज्ड नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्टर कंट्रोल। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्टर कंट्रोल्स होता क्या है? क्या होता है कि आपको कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ताकि आप फ्यूजन रेट को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, भले ही वो यूरेनियम से हो या प्लूटोनियम से हो। आप इसमें जो न्यूक्लियर रॉड्स का कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं वो बोरोन हो सकता है, कैडमियम, सिल्वर, इंडियम, ये सारे के सारे इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को फ्यूजन प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, these elements have different neutron कैप्चर क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन्स ऑफ वेरियस एनर्जीज। इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग अलग रहता है। ठीक, मतलब एरिया से मतलब ये है कि कुछ रॉड्स का ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, कि अगर आपको शट डाउन करना है तो उनको आप इमिट करते हैं, आप उनको ड्रॉप डाउन करते हैं, और अगर आपको मेंटेन करके रखना है तो उन कंट्रोल रॉड्स का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग रहेगा। क्योंकि हर एक रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप कम रखेंगे तो उसी हिसाब, कम या ज़्यादा रखेंगे उसी हिसाब से वो रॉड्स क्या करेंगी, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की उनकी क्षमता होगी। अब क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स में कि कंट्रोल रॉड्स जब हम इंसर्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, ये चेन रिएक्शन जो चल रही है, या तो फिर हमने उसको मेंटेन करना है, या फिर हमें आउटपुट कितना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हमें कितना चाहिए, स्टीम का प्रोडक्शन कितना चाहिए। तो ये सब देखते हुए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि कंट्रोल रॉड्स जो इंसर्ट की जाती हैं उनको एज अ डिस्टेंस पे मेंटेन किया जाता है, और उनका क्या रहता है, रिएक्टिविटी के ऊपर एक खास इन्फ्लुएंस रहता है। रिएक्टिविटी का मतलब ये रहता है कि चेन रिएक्शन में आपने के का एक फॉर्मूला सुना, बताया था मैंने आपको, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिट इन अ पार्टिकुलर रिएक्शन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ प्रीसीडिंग रिएक्शन। एक पार्टिकुलर रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं और बाकी के आने वाली रिएक्शंस में कितने होते हैं, 9 होते, बढ़ते चले जाते हैं। सो ये रिएक्टिविटी के ऊपर टोटली इनका क्या होता है, नंबर ऑफ कंट्रोल रॉड्स कितनी यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है आपकी रिएक्टिविटी के ऊपर। अगर ज़्यादा रिएक्टिविटी है तो आपको ज़्यादा कंट्रोल रॉड्स को एकदम सडनली करना पड़ेगा, ग्रेविटी तक आपको ले जाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा कंट्रोल रॉड्स को। और अगर ज़्यादा नहीं है, कम है, तो उस दौरान अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको रॉड्स को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर रिएक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि जैसे के का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स emit in a particular reaction to the number of neutrons emit in a proceeding reaction। सो इन दोनों का जो रेशियो का जो वैल्यू आती है वो उस पर डिपेंड करता है, कि अगर जैसे रिएक्टिविटी की वैल्यू अगर 1 से ऊपर आई है तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है विद टाइम। सो अब अगर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब रिएक्टिविटी 1 से कम होगी, सो इसका मतलब क्या है कि चेन रिएक्शन क्या हो रही है, टाइम के साथ कम हो रही है। सो हमें क्या करना है कि सारी की सारी व्हेन ऑल कंट्रोल रोड्स आर फुली इंसर्टेड, अगर आपने सारी की सारी कंट्रोल रोड्स को इंसर्ट कर दिया तो जो आपकी रिएक्टिविटी की वैल्यू होगी वो ज़ीरो तो नहीं होगी, ज़ीरो से थोड़ी सी ऊपर होगी, क्योंकि बंद होने के बाद भी आपकी फ्यूल्स क्या करते हैं, थोड़ा बहुत रेडिएशन इमिट करते हैं, उस दौरान तक आपकी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिएक्टर को स्लो डाउन कर देता है, और उसके बाद स्लो डाउन करने के बाद उसको शट डाउन कर देता है अगर ज़ीरो से ऊपर रहती है। सो इसका मतलब ये है कि अगर 1 के ऊपर हुई तो चेन रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब इमिट हो रही है। और अगर 1 से कम होगी तो इसका मतलब ये है कि चेन रिएक्शन घटती चली जा रही है, चेन रिएक्शन एक्सपोनेंशियली। सो एक्सपोनेंशियल पावर क्या होती जा रही है, उसकी कम होती चली जा रही है, 10⁻23 की जगह 21, 19, 17 ऐसे कम होती चली जा रही है। और अगर 0 से ऊपर रहती है तो इसका मतलब ये है कि शट डाउन होने वाला है, बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंट्रोल रोड्स किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपने सारे के सारे कंट्रोल रोड्स को एक ही बार में रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी की वैल्यू 1 से ऊपर चली जाएगी, और आपका जो रिएक्टर है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। उसके मिट में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अंटिल सम अदर फैक्टर स्लो द रिएक्शन रेट, इस वजह से क्या होगा, आपकी रिएक्शन रेट दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो कम कर देंगे। तो इसलिए क्या है, मतलब कम होने से मतलब क्या है
मीन्स अगर आपका फ्यूल हॉटर एंड हॉटर होता चला जाएगा तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे आपके न्यूट्रॉन्स तेज़ी के साथ भागने लगेंगे। बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स अगर इमिट होंगे तो वो भागने लगेंगे और वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस पे स्ट्राइक ही नहीं करेंगे। उस दौरान अगर न्यूक्लियस पे स्ट्राइक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि रिएक्शन भी कम होगी, बट आपकी जहाँ से भी वो स्ट्राइक करेंगे न्यूक्लियस पे, सो वो न्यूक्लियस पे क्या होगा, इमिट होकर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए हम सारे की सारे क्या होंगे, कंट्रोल रॉड्स को एकदम इमिट नहीं कर सकते हैं। सारी की सारी कंट्रोल रॉड्स को आप फुली रिमूव नहीं कर सकते। और दूसरे पॉइंट में लिखा है कि अगर आप पूरी कंट्रोल रॉड्स को अच्छे से फुली इंसर्ट कर देते हो तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप ये भी नहीं कर सकते। सो आपको करना क्या होता है, क्या होता है कि आपकी कुछ रॉड्स को हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ पुल्ड आउट करके रखते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या कर सकें, उनको सडनली यूज़ कर सकें। और हमें क्या है, कुछ रॉड्स को हम बस यूरेनियम रॉड्स के जस्ट ऊपर रखते हैं ताकि यूरेनियम रॉड्स क्या कर सकें, कंट्रोल रॉड्स को जो कैडमियम होती हैं, जो कैडमियम की रॉड्स होती हैं, उनको हम यूरेनियम के जस्ट ऊपर रखते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, न्यूट्रॉन जितने इमिट हो रहे हैं उन सबको धीरे धीरे करके वो एब्जॉर्ब कर सकें और मेंटेन करके रख सके। सो क्या करना पड़ता है आपको, कंट्रोल रॉड्स का एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, कैडमियम रॉड्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अप एंड डाउन कर सकते हो। अगर आपको मतलब अगर आपको ज़्यादा अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप थोड़ा सा कंट्रोल रॉड्स को और ऊपर कर दीजिए और आप देखिए उसमें कितनी आपको एनर्जी मिल रही है। आउटसाइड में आपका जो स्टीम जनरेशन हो रहा है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपको जितना लोड चाहिए जनरेटर से, इलेक्ट्रिसिटी जितनी चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी उतनी मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल रॉड्स को एडजस्ट कर दीजिए। और अगर आपको सडनली शट करना है तो आपको पता ही है, पूरी कंट्रोल रॉड्स आप ग्रेविटी तक पहुंचा दीजिए, आपका पूरा का पूरा रिएक्टर का शट डाउन हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि आपकी जो रिएक्टर कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टर कंट्रोल है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल रोड्स पूरी डिपेंड करता है। क्योंकि कंट्रोल रोड्स को आपको कितना किस किस तरह से आपको एडजस्ट करना है ताकि आपके आपकी आउटर वैल्यू जो है आपके रिसोर्स की, मींस आपका जो प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं आप इलेक्ट्रिसिटी, आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल रोड्स को एडजस्ट करना होता है। सो ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल रोड्स के बारे में। अब हम इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो है सेफ्टी फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। सो क्या होता है कि सेफ्टी फीचर्स में सबसे पहले की बात तो ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप सिटी में इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको कम से कम 160 किलोमीटर के रेडियस में इसको बनाना पड़ता है, जो कि पूरी सिटीजनशिप से 160 किलोमीटर के रेडियस में दूर हो। दूसरी बात ये क्या है कि इसका मटेरियल जो रहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा हाईली स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि रेडिएशन कहीं से भी इमिट ना हो। अगर आप इंटरनली अगर बना रहे हैं, जो हम स्टील की लाइनिंग करते थे तो इंटरनली कंस्ट्रक्शन स्टील की लाइनिंग करते थे, देन एक्सटर्नली हम कंक्रीट का बनाते थे, जो ठीक ठीक है। सो इस तरह से क्या होना चाहिए, इसका मटेरियल हाईली स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब सारे के सारे उसके ऊपर टेस्ट होने चाहिए। आपका डीपी डाई पेनिट्रेटिंग टेस्ट होना चाहिए, में आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट होना चाहिए, सारी की सारी टेस्ट होने चाहिए मटेरियल्स पे, देन ही आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। वेस्ट वाटर जो रहता है, जो भी आपने वाटर यूटिलाइज किया है, अब एक वक्त के बाद क्या होता है वो पूरा की तरह अनयूज्ड हो जाता है। सो आप उसको प्यूरीफाइड करके आप क्या कर सकते हैं, उसको प्यूरीफाइड करके ही आप सी वाटर में या फिर सी वाटर में या फिर रिवर में आप उसको फ्लो करवा सकते हैं। अब आप कहोगे कि रेडिएटेड वाटर को आप सी वाटर में फ्लो करवा रहे हो या फिर, तो मैं आपको आगे और बताता हूँ किस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। सो क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। प्लांट को एक जब भी हमें ज़रूरत पड़े शट डाउन करवाना है एकदम, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल रॉड्स को पूरा ग्रेविटी तक आप क्या कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, तो सडनली क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। इसमें भी आपके क्या दो तरह की सेफ्टी होते हैं। एक तो होता है आपका मैनुअली कंट्रोल्ड होता है, जो आप मशीन के थ्रू कंट्रोल रॉड्स को एक अलग से सेपरेट करके रखी जाती हैं, जिनको आप मैकेनिकली स्पेशली उनको अलग करके रखा जाता है कुछ रॉड्स को, ताकि अगर जो हमने यूटिलाइज़ कर रहे हैं प्रोसेस के दौरान कंट्रोल रॉड्स अगर वो एकदम से वर्क नहीं कर पा रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गया है तो हम मैकेनिकल वाला सिस्टम यूज़ करके कंट्रोल रॉड्स को अंदर फीड कर सकते हैं। सो ये भी रिक्वायरमेंट के लिए प्लानिंग की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, बराबर चेक करना पड़ता है कि कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है, बराबर आपको सर्विलेंस करना पड़ता है, बराबर पहरेदारी देनी पड़ती है। लोग जितने भी वहाँ पर काम करते हैं उनका भी बराबर टेस्ट होता है, आते वक्त भी उनका टेस्ट होता है, जाते वक्त भी उनका टेस्ट होता है।
इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनको अलाउड नहीं किया जाता है। अगर कोई विज़िट करना चाह रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट तो उसकी उम्र 16 साल से ऊपर होना चाहिए। बच्चों को न्यूक्लियर पावर प्लांट विज़िट करने नहीं दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि डिस्पोजिंग वेस्ट को, तो वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले क्या होता है कि आपको सारा का सारा जितना भी उसके अंदर मटेरियल होता है, जो अनयूज्ड मटेरियल है उसको आप हटाएं, और उसके बाद जो यूटिलाइज मटेरियल रहता है आप उसमें से वो यूटिलाइज मटेरियल को निकाल लेते हैं। सो ये प्रोसेस एक्चुअली में रिप्रोसेसिंग होती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो डिस्पोजल के बारे में जो मैंने आपसे कहा, अगर सॉलिड डिस्पोजल होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ता है आपको, उसको अर्थ के अंडर में क्या करना पड़ता है आपको, बरीड करना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखें, जब आप वेस्ट को बरीड कर रहे हैं तो वो ज़मीन से करीबन 3 किलोमीटर नीचे होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 3 किलोमीटर नीचे होना चाहिए। और उसके बाद ज़मीन में बरीड करने के बाद, उसको बरीड करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक हार्डली स्ट्रक्चर बनाएं, फिर देन उसके बाद उसको सॉलिड मटेरियल को पानी के अंदर रख के बरीड किया जाता है। क्या होता है कि इस मटेरियल को हम जो ज़मीन के नीचे रख रहे हैं, अगर मान के चलिए अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई फ्लड आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, इस दौरान क्या होगा, वो जो हमने हार्डली स्ट्रक्चर बनाया है ज़मीन के अंदर वो ना टूट पाए किसी भी हाल में। इसलिए 3 किलोमीटर ज़मीन के नीचे रखें, और इतना नीचे भी मत जाएं कि ताकि वो क्या हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल है वो आपके पानी के कांटेक्ट में आ जाए, क्योंकि वाटर आपके ज़मीन के नीचे ही फ्लो होता है। तो इसलिए आपको दोनों तरह से ध्यान रखना पड़ता है कि जो ज़मीन के अंदर हम न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं, कुछ एरियाज़ दे दिए जाते हैं न्यूक्लियर कंपनीज़ को कि आप इस एरिया में रखेंगे, डिस्पोज करेंगे अपने मटेरियल को, जो कि कम से कम 30 से 40-50 साल तक वहाँ पर कोई रहवास नहीं होगा, मतलब कोई वहाँ पर रहेगा नहीं, कोई सिटी वहाँ पर 40-50 साल तक नहीं बसेगी। और इनको कम से कम इतना टाइम लगता है डिस्पोज करने में, न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज होने में कम से कम 5 to 6 डिकेड्स लग जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि और रिप्रोसेसिंग क्या होती है। नाउ लास्ट स्टूडेंट्स, लास्ट में हम देख लेते हैं रिप्रोसेसिंग क्या होती है। अगर आपका सॉलिड वेस्ट होता है तो आप क्या करते हैं, अंडरग्राउंड में आप उसको बरीड कर देते हैं। लेकिन रिप्रोसेसिंग में अगर मान के चलिए अगर आपका सॉलिड हुआ, जो सॉरी वाटर हुआ या गैस हुआ, तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, गैस में तो हम फिल्टर करते हैं, बहुत ज़्यादा फिल्टर करते हैं, बहुत सारा। उसके बाद उनके गैसेस को क्या करते हैं हम, उसके बाद उनको डिस्टिल्ड करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है सारे के सारे रेडिएशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस आप जानते ही हैं क्या होता है, पूरा का पूरा उनको हम क्यूबलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यूबलेट्स में देन फिर वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं क्यूब्स में कन्वर्ट करके। फिर यही क्यूब्स क्या करते हैं, हम वाटर के फॉर्म में ले आते हैं, वाटर में डिस्पोज कर देते हैं। और वाटर को क्या करते हैं कि देन अगेन हम फिल्टर करते हैं उनको। वो वाटर में से हम जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसको हम सेपरेट अलग कर लेते हैं, और जो रेडिएटेड मटेरियल होता है उसको हम सी वाटर में या फिर आपका जो रिवर सी होता है उसमें हम फ्लो करवा देते हैं। सो ये होता है आपका रिप्रोसेसिंग। सो ये पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको समझाया कि आपका जो न्यूक्लियर वेस्टेज डिस्पोज किया जाता है, सो दो तरह से, सॉलिड और वाटर और गैस के फॉर्म में होगा। तो सॉलिड जो है आप अंडर अर्थ 3 किलोमीटर नीचे कर सकते हैं। वाटर और गैस को आप किस तरह से कर सकते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस या फिर फिल्टर प्रोसेस के दौरान आप ये सारी प्रोसेस करके जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं, और अनरेडिएटेड मटेरियल को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर देते हैं और उसको बाहर कर देते हैं। तो जो रेडिएटेड मटेरियल होता है हम उसको दोबारा यूटिलाइज कर लेते हैं। सो ये रिप्रोसेसिंग कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जो कि टोटली बेस्ड था आपका 3 टॉपिक्स के ऊपर, थर्मल ब्रेडर रिएक्टर के ऊपर, देन उसके बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक जो था आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल रॉड्स, एंड लास्ट में हमने पढ़ा आपका सेफ्टी फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।